जज्बा हो गर्व बुलंद तो सपनों की पहचान होती है। कौन कहता है पंख चाहिए, हौसलों से भी तो उड़ान होती है, हौसलों से भी तो उड़ान होती है। और एक बार हौसलों से खोल दिए जो अपने पंख, तभी इस भरे आसमान में हमारी पहचान होती है, हौसलों से भी तो उड़ान होती है। तो चलिए इस कार्यशाला की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उन कानूनी मुद्दों की और उन संवैधानिक मुद्दों की जो पंचायती राज संस्थानों से जुड़ते हैं। और इसी के लिए इस पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगी माननीय सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी से कि वे आएं और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज के इस कार्यशाला को आयोजित करने के लिए मैं आईसीपीएस और राष्ट्रीय महिला आयोग और हमारी पार्लियामेंट, विशेष रूप से हमारे आदरणीय अध्यक्ष, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष रूप से हम लोगों को आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, उसके लिए मैं मैडम सीमा कौल, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा आदरणीय रेखा शर्मा जी, उनके सभी अधिकारी, हमारे मित्र और मोदी सरकार में बहुत ही प्रतिष्ठित माननीय मंत्री श्री कपिल पाटिल जी, श्री संजय भाटिया जी और पूरे देश से आए हुए हमारी सब बहनें, बेटियां जो भी अपने अपने क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जितने भी लोग आए हैं, मैं आप सभी का पुनः एक बात यहां पर मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, जहां तक कानून की बात है, कानून बाद में बने, पहले आदमी आया। नियम बाद में बने और धरती पर जब मनुष्य जन्मा तो बच्चा पैदा नहीं हुआ। ये दुनिया के लोग मानते हैं कि दुनिया कभी बनी, सृष्टि कभी बनी, लेकिन जैसे आज बच्चे पैदा होते, जैसे हम सब लोग पैदा हुए, ऐसे पैदा नहीं हुए। कुछ लोगों को लगेगा मैं क्या सवाल कर रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। और वो कारण ये, सब लोग हिंदी समझते हैं ना, जिसको हिंदी समझ में नहीं आती अंग्रेजी पूछ सकते हैं, मैं अंग्रेजी बोल देता हूं। मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी मैं देता हूं। आज मैं सांसद हूं, दूसरी बार का सांसद हूं, पहले मिनिस्टर भी रहा हूं। मैं आईपीएस ऑफिसर रहा हूं, नागपुर, पुणे और मुंबई का पुलिस कमिश्नर भी रहा हूं। जो महाराष्ट्र से लोग आए, मेरा नाम जानते भी होंगे। और हमारे कपिल पाटिल जी भी महाराष्ट्र से हैं, इसलिए और भी सौभाग्य की बात है। तो मैं कह रहा था कि बच्चे पैदा नहीं हुए। बच्चे अगर पैदा होते, उनका लालन पालन कौन करता? माताएं नहीं थी तब। छोटे बच्चे को आज भी अगर छोटा बच्चा छोड़ दो, वो जिंदा नहीं रह सकता है। उसको कोई देखभाल करने वाला चाहिए। बूढ़े भी पैदा नहीं हुए,
बूढ़े अगर पैदा होते तो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं सब जवान पैदा हुए। और ये केवल मनुष्यों के बारे में नहीं है, जितनी भी सृष्टि प्राणी सृष्टि पैदा हुई सब ऐसे ही हुए, धरती माता से पैदा हुए। आज वो समय नहीं है, लेकिन मैं कोई बात बताना चाहता हूं, इस पर विचार करने की जरूरत है। तो तब से लेकर के बाद में आजकल की तरह की मैथुनी सृष्टि पैदा हुई, और जब से पैदा हुई घर को बनाने का काम, घर को बनाने का काम, बच्चों के निर्माण करने का काम माताओं ने किया है। अगर माता घर बना सकती हैं, अच्छे मनुष्यों का, नागरिकों का निर्माण कर सकती है, तो देश का निर्माण भी केवल माता और बहनें ही कर सकती हैं, दूसरा नहीं कर सकता। और लाखों करोड़ों वर्षों से इस बात पर बहुत जोर दिया गया। हमारे शास्त्रों ने कहा कि माता निर्माता भवति, वो निर्माता है, समाज के भी निर्माता ही है और राष्ट्र के भी निर्माता है। और जब तक इस देश के अंदर माताओं बहनों का सम्मान होता रहा, उनको पढ़ने लिखने की बराबरी का दर्जा दिया गया, जिन लोगों को इतिहास पढ़ना हो इतिहास पढ़ सकते हैं। मैं पार्लियामेंट में बोला था, मेरा लगभग 40 मिनट का भाषण है। जब पार्लियामेंट में बिल आया कि महिलाओं के लिए 1/3 जो है रिजर्वेशन किया जाए, विधानसभाओं से लेकर के अपने पार्लियामेंट तक, लोकसभा तक, तब मेरा एक लंबा चौड़ा भाषण है। और उस भाषण में मैंने कहा था, इस देश के अंदर हमारी नारियां इतनी ज्यादा सुसंस्कृत थी, इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी थी कि उनका कोई स्थान ही नहीं था। मैं केवल एक उदाहरण देता हूं। मैं इसलिए मैडम से पूछ रहा था कितने मिनट बोलना, मैं बोलने के लिए घंटों बोल सकता हूं, घंटों बोल सकता हूं। आदि शंकराचार्य नाम सुना होगा सब लोगों ने। आदि शंकराचार्य जो आए, एक माहिष्मती नगरी थी मध्य प्रदेश के अंदर, उसको माना जाता है। उन्होंने एक बहुत बड़े विद्वान थे वहां, पंडित, उनका नाम मंडन मिश्र था, पंडित मंडन मिश्र। शंकराचार्य घूमते घूमते आ रहे थे, एक नदी के ऊपर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। जब पानी भर रही थी तो शंकराचार्य ने मंडन मिश्र का पता पूछा। ये शंकराचार्य ने लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। शंकराचार्य ने कहा, जब ये प्रश्न पूछा तो उन महिलाओं, पानी भरने वाली महिलाओं बोली, और क्या बोली? स्वतः प्रमाणम प्रत्यह प्रमाणम। किरणा यत्र च संकिरंते द्वारस निडनंतर सन्निरुधा जानो हो तंत पंडित पंडित कोई की। जिस घर के सामने मैना, एक तोता होता है, एक मैना होती है, जहां मैना संस्कृत में बोल रही हो, स्वतः प्रमाणम प्रत्यह प्रमाणम, किरणा न यत्र च संकिरंते, वो जाकर पता करना, वही घर पंडित मंडन मिश्र का है। मंडन मिश्र में बात छोटी करता हूं। मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ। दो महाविद्वान, शंकराचार्य इतने बड़े विद्वान और मंडन मिश्र इतने बड़े विद्वान, दोनों के बीच में शास्त्रार्थ, दोनों के बीच में बहस कि विद्वान कौन है, मत किसका सही है, इसका फैसला कौन करेगा? वो भी तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। कौन जज बना? दोनों के बीच में जज बनने का सौभाग्य किसी को मिला, और मंडन मिश्र की पत्नी भारती मिश्र को मिला। कितना बड़ा काम था। ताली नहीं बजा रहे आप लोग। एक महिला को मिला था, एक महिला जज बनी। उन्होंने कहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा।
ये उद्देश्य था। वेद मंत्रों का साक्षात्कार करने वाली हमारी वेद ऋषिकाएं थी। कितने नाम मिलते हैं, बौसा, विद्वा, अला, अपाहला, विश्ववारह, गार्गी। गार्गी और सुनो, मेरा कहने का मतलब यह है, जब तक इस देश के अंदर हमारी बहन और बेटियों को, महिलाओं को, और पहले से ही हजारों लाखों वर्षों तक उनको पढ़ने का जो है बराबर का उद्योग, कोई भेदभाव नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। जब भेदभाव शुरू हुआ, कुछ ऐसे कारण बने, विदेशी आक्रांत आने लगे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने लगे, हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने महिलाओं को बाहर भेजना बंद कर दिया, उनके ऊपर पाबंदी लगना शुरू हो गया, और तभी से देश की गिरावट शुरू हो गई। आजादी के बाद हमारे देश का संविधान बना, और संविधान में आपको मालूम है, इंग्लैंड में, अमेरिका में बरसों तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन भारत ने जो संविधान, इसी हाल में बैठ करके, जिस हाल में आप लोग बैठे हो ना, बड़े सौभाग्यशाली हो, जिस हाल में बैठे हो, इसको सेंट्रल हाल बोलते हैं, केंद्रीय कक्ष बोलते हैं। इसी हाल के अंदर, पार्लियामेंट के इसी हाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती थी। यही देश का संविधान लिखा गया, और इस देश के संविधान में लिखा गया कि पुरुष और स्त्री दोनों को बराबर का अधिकार होगा, बराबर का अधिकार। हमारे संविधान में लिखा गया, नीति निर्देशक तत्व लिखे गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहां पर यह तय किया गया कि देश को अगर आगे बढ़ाना है, जिसकी हम बात आज कर रहे हैं कि पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक हमारी बहनें, बेटियां, माते पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कैसे पहुंचे, ये आज का काम नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे गेव दिस डायरेक्शंस कि आगे कैसे बढ़ना है। पंचायत बननी चाहिए। महात्मा गांधी यही कहते थे। महात्मा गांधी जिसे ग्राम स्वराज की बातें करते थे, और ग्राम स्वराज बिना महिलाओं के कैसे हो सकता है? अगर घर के अंदर स्वराज लेना है तो बिना महिलाओं के कैसे होगा? गांव के अंदर स्वराज पैदा करना है तो बिना महिलाओं के कैसे होगा? और राष्ट्र के अंदर पैदा करना बिना महिलाओं के कैसे होगा? लेकिन सैकड़ों वर्षों की जो दास्ता थी, सैकड़ों वर्षों की जो दास्ता आई, हम लोग पिछड़ गए। मेरी मां नहीं पढ़ी कभी, मेरी मां को पढ़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उस जमाने में सोच इस तरह की थी। मेरी बेटियां बहुत अच्छी पढ़ने लिखने वाली है। एक मेरी बेटी का तो आप नाम भी जानते हो, चारू प्रज्ञा, वो भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, और इंडिया की अकेली वो है जो न विधायक है न सांसद है। दुनिया के देश उसको बुलाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एड्रेस करती है, बहुत अच्छा लिखती है, बहुत अच्छा बोलती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डॉटर। क्योंकि हम लोगों ने कोई भेदभाव नहीं किया। भेदभाव तो जो है लड़की घर में पैदा है उसके ऊपर कितना भेदभाव होता था। मेरी पत्नी बताती, मेरी सास बताती थी, वो 4 बहनें हैं। मेरी सास की सास, उसको ये बार बार बेटी पैदा हो, चाहती थी कि बेटियों का गला घोट दिया जाए। बड़ा मुश्किल से उनकी जो सास उनको बचा के आई, दिल्ली में रहने लगी। इस तरह का माहौल था। इस तरह के माहौल से निकल करके हम लोग आए, क्योंकि हम लोग अपनी संस्कृति को भूल गए। हमारी संस्कृति के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर महिलाएं और पुरुष बराबर नहीं थे। बहुत लोग बोलते हैं महिला और पुरुष बराबर मानते हैं ना, हमारी संस्कृति ऐसा नहीं कहती। हमारी संस्कृति कहती है कि महिलाओं का दर्जा आदमी से बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है।
इसलिए जो है हम वो बोलते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता रहते हैं। मैं एक किताब लिखी है, अभी पूरी की है मैंने, आज भी किताब ही लिख रहा था। भगवान राम के बारे में मैंने एक किताब लिखी। राम का मंदिर बन रहा है, मैंने उसमें एक चैप्टर दिया है। भगवान राम के बारे में मैंने एक चैप्टर लिखा है, और चैप्टर का एक टाइटल है मातृभक्त मातृभक्त राष्ट्र रक्षक राम। मातृभक्त राष्ट्र रक्षक राम। केवल एक उदाहरण देता हूं। सीमा जी 10-5 मिनट बोलूंगा, बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। हाँ। जब तक मैं बोलूंगा सब शांति से सुनेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। लंका को जीतने के बाद जब राम अयोध्या वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे सीता जी को लेकर के, तो विभीषण लक्ष्मण के पास आया और लक्ष्मण को कहने लगा, अरे भाई यहीं लंका में राज करो, तुम अयोध्या वापस जा रहे हो, अयोध्या में 14 साल के बाद तुम्हें राज मिलेगा, इस बात की गारंटी क्या है? आज का जमाना होता तो 4 दिन के बाद भी राज नहीं मिलता। एक बार कुर्सी चली गई, दोबारा कुर्सी मिल सके क्या? है? और 14 वर्षों के बाद, उसमें तो कोई कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, मोबाइल फोन नहीं थे कि कैसे पता करें भाई वहां राज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो विभीषण ने लक्ष्मण को कहा, अरे भाई तो ये तो सोने की लंका है, धन धान्य से बुरा है, कुबेर की लंका, सोने की लंका। इतनी वैभवपूर्ण लंका थी कि मेरा राज्य करने का कोई उद्देश्य नहीं है, आप यहीं पर राज करो। और कहते हैं कि लक्ष्मण का मन भी विचलित हो गया। विभीषण और लक्ष्मण दोनों भगवान राम के पास जाते हैं ये प्रस्ताव लेकर के कि आप श्रीलंका में ही राज्य करो। मालूम है भगवान राम ने क्या कहा था? भगवान राम ने कहा, अपि ही स्वर्णमयी लंका, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती। अपि ही स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। जननी जन्म भूमि से, जननी जन्म भूमि से स्वर्गात भी गरीयसी। जननी जन्म भूमि से स्वर्गात भी गरी। जहां मेरी मां है, जहां मेरी जननी है, जहां मेरी जन्मभूमि है, वो तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। मैं तो वहीं जाना चाहता हूं। ये राम का आदर्श था, इस देश की संस्कृति का आदर्श था। और इसलिए प्राचीन काल से लेकर के, जैसे मैंने कहा, एक नहीं, मैं कहने के लिए बहुत उदाहरण आपको बता सकता हूं। बिना महिलाओं के राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए पंचायत भी चलानी चाहिए उनको और देश भी चलाना चाहिए। और हमारे यहां तो उदाहरण है, हम केवल पार्लियामेंट की बात करें, हम प्रधानमंत्री की भी तो बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मंत्री हमारे यहां हैं, पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, दूसरे देशों के अंदर भी हुई हैं, और शक्ति और सामर्थ्य में वो किसी से कम नहीं। खैर, जो मुझे आज टॉपिक दे के रखा है, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें क्या वो दिया हुआ है? जैसे मैंने कहा, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उसके अंदर ये बात दी गई कि पंचायत होनी चाहिए। महात्मा गांधी इसकी बात करते थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 243 जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, उसको आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा। 73 अमेंडमेंट लाया गया भारतीय संविधान के अंदर, और उसके अंदर एक बहुत बड़ी बात की गई। हमारी पंचायत के अंदर सबसे बड़ा रिवोल्यूशनरी, बहुत ही क्रांतिकारक संशोधन था वो पंचायतों के अंदर। और वो संशोधन इसलिए, विशेष रूप से जो लोग आदिवासी क्षेत्रों से आए होंगे उनके लिए विशेष रूप से मैं बता रहा हूं। इन संविधान उसमें आया, 3 टायर सिस्टम बना। 3 टायर सिस्टम के बाद जो संशोधन आए, उस संशोधन में यह किया गया कि पंचायत के अंदर विशेष रूप से जो जिनको हम शेड्यूल्ड एरियाज बोलते हैं, उन शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर पंचायत को इतनी पावर दी गई कि उनकी परमिशन के बिना वहां कोई काम नहीं हो सकता, कोई काम नहीं हो सकता। 23 कितने सब्जेक्ट बताए गए,
कि प्राइमरी शिक्षा से लेकर के, प्राथमिक शिक्षा से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, सफाई से लेकर के, हर एक बात जो थी कैसे उसको आगे कैसे बढ़ाएं। जो महिला अपने घर को इतना अच्छा चला सकती है वो पंचायत को क्यों नहीं चला सकती? लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे होगा? केवल भाषणों से नहीं होगा, भाषणों से नहीं हो सकता। हाँ, वर्कशॉप से फायदा होता है। वर्कशॉप का फायदा यह है कि आप 3 साल तक पढ़ते रहो, 3 दिन में फायदा आपको मिल जाएगा। मुझे मालूम नहीं कितने दिन की वर्कशॉप है। वर्कशॉप में इतना कुछ मिलता है, इसलिए ध्यान से सुनने की जरूरत है। जितना आप यहां पर आप सीखोगे, इतना पढ़ने में साल भर लग जाएगा, तब भी शायद नहीं सीख पाओगे। इसलिए इस वर्कशॉप का फायदा है। सशक्तिकरण कैसे होगा? सशक्तिकरण तब होगा, देखिए, बिना पढ़ाई के कोई सशक्तिकरण नहीं है। कितना भी बड़े कानून लाओ आप, आज भी पंचायत के अंदर, आज भी जो है ब्लॉक प्रमुख के अंदर, जिला पंचायत जो है जिसको अध्यक्ष के उस वहां पर भी जो महिलाएं आती हैं, काफी महिलाएं आज भी ऐसी हैं जो अच्छी सुसंस्कृत या सुशिक्षित नहीं है। उनके पति चलाते हैं, उनके पति अपने को लिखने लगते हैं, गांव के आदमी वो प्रधान बन जाते हैं। प्रधान महिला है, पति अपने को प्रधान करने लगता है, लोग, दुनिया के लोग उसको प्रधान करने लगते हैं। कोई अध्यक्ष बन जाता है, कोई प्रमुख बन जाता है। क्यों? कुछ हमारी कमजोरी है, इन कमजोरी को दूर करना पड़ेगा। पढ़ाई का कोई समय नहीं है, पढ़ाई के लिए कोई समय, कोई जो है उम्र की कोई सीमा नहीं है। पढ़ना सीखना चाहिए। वो लोग बड़ी उम्र में पढ़ना सीखते हैं। कम से कम जो पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर आपको कानून मालूम नहीं, नियम मालूम नहीं, तो आप अच्छा नहीं कर सकते। इसे रोज पढ़ना चाहिए। जो आगे बढ़ना चाहता है उसको रोज पढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अगर महिलाओं को अच्छा नेता बनना है, कौन नहीं बनना चाहता? आप में से हाथ ऊपर करके बताओ जो बनना नहीं चाहता। जो बनना चाहता है, गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं, जो महिलाएं समाज को, राष्ट्र को दिशा निर्देश देना चाहती है, दशा देना चाहिए, उसको अलग ले जाना चाहती है, बहुत ऊंचे लेके जाना चाहती है, उसको क्या करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण कहते हैं उसके अंदर 7 गुण होने चाहिए। कितने गुण? 7 गुण होने चाहिए। ये गीता के 10वें अध्याय में आता है, जिनको पढ़ना है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कीर्ति श्रीवाच नारी नाम स्मृति मेधा धरती अक्षमः। कीर्ति श्रीवाच नारी नाम स्मृति मेधा धरती अक्षमः। 7 गुण होना चाहिए। क्या? उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, सुसंस्कृत होना चाहिए। उसकी स्मृति बहुत अच्छी होना चाहिए। स्मृति, याददाश्त, मेमोरी कमजोर है तो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन मेमोरी कहने से मेमोरी नहीं बढ़ती है, खाने पीने से, ध्यान रखने से। हम कैसा, हमारा आहार कैसा है, हम भोजन क्या करते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम अपने गुस्से को संभालते हैं कि नहीं संभालते हैं, इन सब बातों का फर्क पड़ता है। इसकी स्मृति बहुत अच्छा होना चाहिए। स्मृति मेधा धरती अक्षमा। वो बड़ी धैर्यवान होना चाहिए, घबराना नहीं, किसी भी बात से घबराना नहीं, कोई क्राइसिस आएगा वो घबराना नहीं। ये धैर्य का बहुत बड़ा गुण उसके अंदर होना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी मैं चुन कर आई हूं, अभी मुझे मालूम नहीं है, मुझको नियम मालूम नहीं है, कानून मालूम नहीं है, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर सीखने वाली हूं। देखिए, जब हम लोग सर्विस ज्वाइन किया, मैं आईपीएस अफसर, हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, ये आईएएस आईपीएस अधिकारी बनते हैं, मसूरी में ट्रेनिंग लेते हैं, हैदराबाद में ट्रेनिंग लेते हैं। 1 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद जब मैं नासिक में आया, पहले कपिल पाटिल जी, मुझे एक्चुअल पुलिसिंग सिखाने वाला मेरा एक सब इंस्पेक्टर जो सिपाही से भर्ती हुआ था, उसने सिखाया। किसने सिखाया? सिपाही से भर्ती होने वाला जो सब इंस्पेक्टर बूढ़ा, उससे मैंने सीखा। सारी बातें जो है एकेडमी में नहीं सिखाई जाती, सारी बातें वर्कशॉप में नहीं सिखाई जा सकती। जब आप जहां फील्ड में आप बैठोगे, जिस गद्दी पर बैठोगे, वहां सीखना पड़ता है। कैसे सीखोगे? वहां ये नहीं बताता मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे बता दो, ऐसा नहीं बोलना है।
अपने क्लर्क से, नीचे वहां काम करने वाले लोगों से उनको ये नहीं बताना मुझे नहीं मालूम, ये बोलो भाई ये काम है, इसको आप कैसे करोगे मुझे बताइए। एक से पूछो, दो से पूछो, अच्छा आप ऐसे बोलो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। इतने 3 सी याद रखना, अंग्रेजी की 3 सी याद रखो। जो अंग्रेजी जानते हैं उनको 3 सी बता रहा हूं, 3 सी। फर्स्ट सी इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, बड़ा जबरदस्त कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं यहां तक पहुंची हूं, इसको और आगे लेकर जाने वाली हूं। आत्मविश्वास होना चाहिए, इसलिए वो आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं दिखना चाहिए। अपने से नीचे वाले लोगों के सामने आत्मविश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए कि मुझे मालूम नहीं है, ये बताना नहीं कि मुझे मालूम नहीं है। दिखाना ये चाहिए, दिखाना, क्या बोल रहा हूं मैं, दिखाना। दिखाने में तो आप लोग महारत हासिल है आप लोगों को, है? दिखाना यह है कि मैं सब जानती हूं, मैं सब जानती हूं, लेकिन फिर भी पूछ रही हूं, बताइए आप कैसे करोगे, आप कैसे करोगे इस काम को, आप इसको कैसे करोगे। तो धीरे धीरे सीखते चले जाओगे। कागज भी पढ़ने हैं, किताब भी पढ़नी है, और जो अनुभवी लोग हैं, जो 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से काम कर रहे हैं, पंचायत के अंदर काम कर रहे हैं, गांव की मीटिंग लेना है, गांव के सब लोग खड़े कर दो। देखिए ये ध्यान रखना, मैं बहुत अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। कोई ये कहने लगे मेरे पास बहुत डिग्रियां हैं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, या मैं पढ़ी हूं, या मैं बीए हूं, एमए हूं, एमएससी हूं, पीएचडी किया हुआ है, या मैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जानते हैं। ध्यान रखना इस बात को। डिग्रियां किसी की भी योग्यता का प्रमाण नहीं है। नौकरी के लिए तो हो सकता है, नौकरी के लिए हो सकता है, प्रमाण हो सकता है, लेकिन वो वास्तव में जानकार होगी या होगा, इस बात का कोई प्रमाण नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बीए और एमए एप्लीकेशन लिखना नहीं जानते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अनपढ़ लोगों के पास भी ज्ञान होता है, अनपढ़ लोग भी समझदार होते हैं। यह मत सोचना ये अनपढ़ है, इसको कुछ मालूम नहीं। जहां भी आप काम कर रहे हो, आप जिला पंचायत में काम कर रहे हो, आप ग्राम पंचायत में काम कर रहे हो, उससे ऊपर कहीं काम कर रहे हो, लोगों को बोलो कि इसको कैसे करना है। अरे गांव का हमको विकास करना है, गांव का विकास करने के लिए भाई अपने सजेशन दो, अपने सुझाव दो, क्या करना सर, हमको क्या कैसे कैसे करना चाहिए। आपको मालूम चलेगा, बहुत बार ऐसा मालूम चलता है, हम लोगों को तो अनुभव आता है। मैं तो अपने पुलिस कैरियर में मैंने कई बार देखा है, एक सिपाही का सुझाव इतना जबरदस्त है जो एक अधिकारी का नहीं हो सकता है। तो सुझाव मांगो, सुझाव मांगने के हिसाब से जो सबकी सर्वसम्मति हो जाता है। आज का डेमोक्रेसी का जमाना है, लोकतंत्र का जमाना है। लोकतंत्र में जहां जिसको मेजोरिटी को भी उसके हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना है, एक बात ध्यान रखना है, आजकल जो है, जिसको हम आजकल डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जिसके पास ज्यादा वोट है वही तो चुनते हैं ना, मानते हो ना आप ये बात। इस डेमोक्रेसी को कभी कभी मैं मोबोक्रेसी बोलता हूं। मोबोक्रेसी का मतलब भीड़ तंत्र, लोकतंत्र नहीं, भीड़ तंत्र। एक तरफ जो है हजारों लोग हो सकते हैं, हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन गलत भी हो सकते हैं। एक तरफ एक आदमी हो सकता है, 2 आदमी हो सकते हैं, अल्पसंख्यक भी कभी कभी ठीक हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि सच्चाई क्या है, उसके आधार पर चलना है। जो सबको सर्वविद कल्याण की बात कौन करता है, उसके आधार पर चलना है। पूछना सबको है, सबसे पूछना है, निर्णय अपना लेना है। हम निर्णय अपना लेंगे, इसलिए निर्णय ले। एक तो मैं कह रहा था, पढ़ना है, रोज पढ़ना है, रोज अपने को सशक्तिकरण करना है, रोज भगवान से प्रार्थना करना है कि आज मैंने अच्छा काम किया, कल मैं इससे अच्छा करूंगी। दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो और अच्छा नहीं कर सकता है। इसलिए पहले मैंने क्या बात था, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर 2 कमिटमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। कमिटमेंट क्या, मैं गांव की प्रधान बनी हूं, मैं खत्म कर रहा हूं, आपका इशारा समझ गया मैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनी हूं, मेरे से अच्छा कोई अध्यक्ष नहीं हो सकता, मेरे से अच्छा कोई प्रधान नहीं हो सकता, मेरे से अच्छा कोई एमएलए नहीं हो सकता, मेरे से अच्छा कोई एमपी नहीं हो सकता। यह कमिटमेंट होना चाहिए, यह दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए। इसे रोज सीखना पड़ेगा। एंड नंबर 3 बात, नंबर 3rd सी इज, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन।
आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हम बात कैसे कर सकें, लोगों को समझा कैसे सकें, सीख कैसे सके, लिख कैसे सके, रोजाना ये बात अपने को करना है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि मेरा समय भी खत्म हो गया। मैं रोजाना आप आगे बढ़ेंगी, महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा, महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो यही चाहते हैं। वो ये केवल ये नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे आएं, वो चाहती हैं कि महिलाएं जो है देश को नेतृत्व दे। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं देश को नेतृत्व दे। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक प्रत्येक क्षेत्र में महिला जो नेतृत्व दें, लेकिन नेतृत्व देने के गुण तो होना ही चाहिए ना। कभी बाद में मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि नेता के 7 गुण कौन से होना चाहिए जो नेता अच्छा नेता बन सके। सूर्य के 7 सूर्य में कितने रंग होते हैं, लाइट में कितने रंग होते हैं? 7। इसलिए मैं कहता हूं नेता के अंदर भी 7 गुण होना चाहिए। और मैंने किताब में लिखा है, कभी मैं बताऊंगा। तो मैं मैडम कौल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने इतनी शांति से मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बेटी के जन्म होने पर हर कोई उसे पर्व कहे, बेटी के जन्म होने पर हर कोई उसे पर्व कहे, और खास तौर पर बेटी का पिता मेरी बेटी मेरा गर्व कहे, तो मुझे लगता है जिंदगी बदल जाएगी उस बेटी की। बेटियां आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर, मुझे लगता है अगर हर पिता इतनी मजबूती के साथ खड़े रहें अपनी बेटी के पीछे और कहें कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। और अब बात करेंगे जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कल्पना चावला की, क्योंकि जिन्हें मैं बुलाने वाली हूं कल्पना चावला भी वहीं की थी। और किसी ने बहुत खूब कहा है, नारी थी वो महान कल्पना, अंतरिक्ष पर बना दी जिसने अल्पना। क्या नारी के बिना आप कर सकते हैं इस दुनिया की, इस समाज की कल्पना? नहीं कर सकते। लेकिन अब मेरा भारत बदल रहा है, अब सोच बदल रही है। अब नारी का आना, बेटी का आना घर घर में, उसके लिए अभिनंदन है। अब तो नारी का शत शत वंदन है, और अब तो नारी शक्ति वंदन भी इस संसद के प्रांगण में गूंज चुका है। तो इस टॉपिक के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगी करनाल से माननीय सांसद श्री संजय भाटिया जी को। और उससे पहले मैं आपके लिए एक पंक्ति जरूर कहना चाहूंगी कि जिन्हें घर की चौखट ना लांघने की थी हिदायत, जिन्हें घर की चौखट ना लांघने की थी हिदायत, आज वही महिलाएं चला रही हैं पंचायत, आज वही महिलाएं चला रही हैं पंचायत। माननीय भाटिया जी। धन्यवाद दीक्षा मैम, आपने मेरी पहचान करनाल के सांसद के रूप में और विशेष रूप से जिसने पूरी दुनिया में नाम कमाया ऐसी बेटी के करनाल के रूप में आपने मेरा परिचय कराया, कल्पना चावला, जो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की हर उस बेटी को रिप्रेजेंट करती है जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया। और विशेष रूप से हमारे हरियाणा की बेटी मेरी बहन रेखा शर्मा जी, जो NCW की चेयरपर्सन है, पूरे देश को, महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं आयोग को, वो भी हमारी हरियाणा की बेटी हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सीमा कौल जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए उपयुक्त समझा कि मैं भी आपके सामने आकर अपना विषय रख सकूं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे से पहले मेरे बहुत ही सीनियर डॉक्टर सत्यपाल जी बड़े विस्तार से उन्होंने हर विषय को छुआ। हम सब जो सरपंच महिला, और मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान का आप पॉलिटिकल फेस हैं, महिलाओं को आप रिप्रेजेंट करती हैं, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के इस भवन के अंदर आप यहाँ पर बैठी हैं। और इस विशेष मौके पर माननीय मंत्री जी पाटिल जी, उनका मैं अभिनंदन और स्वागत करूंगा। कार्यक्रम देर से शुरू हुआ, मैं समझ सकता हूँ 8 बजे से, और खास तौर पे मेरे हरियाणा की भी 22 बेटियां, 22 बहनें यहाँ पर उपस्थित है। मैं देख रहा था सूची, और मुझे बड़ी खुशी है। तमिलनाडु हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, गुजरात हो, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की हमारी बहनें सरपंच यहाँ पर उपस्थित हैं।
मुझे जो विषय दिया गया, लिंग संवेदनशील शासन, जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस, सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि शासन का अधिकार, फैसले करने का अधिकार, राज करने का अधिकार, यह लिंग के आधार पर निर्धारित नहीं होना चाहिए कि भाई आदमी है तो उन्हीं को अधिकार है, मेल है तो उसी को अधिकार है शासन करने का, बल्कि शासन का अधिकार योग्यता के आधार पर होना चाहिए। जो योग्यता है, जिसमें गुण है और जिसमें काम करने की क्षमता है, उसके आधार पर होना चाहिए। यह विषय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले इक्वेलिटी के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं, इस नाते से नहीं, अनेक वर्षों से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूं और मैंने हर सरकार की कार्यशैली को देखा, हर सरकार के अच्छे काम, बुरे कामों को भी हमने देखा। लेकिन महिलाओं के मामले में मैं कहना चाहूंगा, मुझे गर्व है कि हमारे देश का नेतृत्व जो अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, महिलाओं के मामले में, फीमेल्स के मामले में जितनी संवेदनशीलता इस सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई, इससे पहले कभी मैं देख नहीं पाया। उसका कारण है सबसे पहला कि मैं उस धरती से आता हूं, करनाल लोकसभा से, जिसके अंदर पानीपत भी एक जिला है, और पानीपत की धरती से आह्वान किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने किया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सबको याद होगा कि एक इतिहास रचा गया। उससे पहले हमारी बेटियों को जो मां के पेट में होती थी, उनका टेस्ट कराने के बाद अबॉर्ट कर दिया जाता था। और उस बात की चर्चा करते हुए भी मैं परिवारों को देखता था, बड़े एलीट ग्रुप थे, बड़े पढ़े लिखे लोग थे, उनके अंदर हल्का सा भी संकोच नहीं होता था। बड़े गर्व से कहते थे कि मेरी पहले एक बेटी थी, दूसरी बेटी आ रही थी, हमने अबॉर्ट करा दिया क्योंकि हमें लड़का चाहिए। सबसे पहली चोट इक्वेलिटी के ऊपर उस बच्चे के जन्म से पहले लग जाती थी कि बेटी को आप बेटे से कम मान रहे हो, लड़की को आप लड़के से कम मान रहे हो, इसलिए उसे पेट में ही खत्म कर रहे हो, पेट में ही उसकी हत्या कर रहे हो। अगर इस बात को अगर किसी ने समझा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा। और मैं गर्व से कह रहा हूं कि जो कमी हमारे हरियाणा के अंदर होती थी सेक्स रेशो की, वो हरियाणा के अंदर उस अभियान के शुरू होने के बाद बदली। आज कल्पना चावला जी का एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया कि हमारी हरियाणा की बेटी ने कितना बड़ा काम और कितना बड़ा उदाहरण सेट किया। लेकिन अनेक, अगर हम इतिहास में चले जाएं, वैदिक काल में चले जाएं, रामायण महाभारत के समय में चले जाएं, हड़प्पा संस्कृति के समय में चले जाएं, स्त्रियों का शासन, माताओं का शासन उस समय भी रहा है। लेकिन हमारे देश का काला अध्याय, जब देश में आक्रांता आने शुरू हुए, आक्रमणकारी आने शुरू हुए, मुगलों का शासन आया, अंग्रेजों का शासन आया, उस समय हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए काला अध्याय शुरू हुआ। जिन नारियों की पूजा की जाती थी, जिन नारियों के अपमान पर महाभारत रचे जाते थे, परले आती थी, लेकिन उस समय के अंदर निरंतर महिलाओं का अपमान होता रहा, क्योंकि शासन में उनकी कोई राय नहीं ली जाती थी, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, उनको पर्दे में रखा जाना लगा, उनका अपमान ना हो, इस डर से पूरा समय हमारा निकला। लेकिन आज समय दोबारा आया है आजाद भारत के बाद, और खास तौर पे मैं बधाई देना चाहूंगा कि पंचायतों के अंदर तो आरक्षण था ही, कहीं पर 15%, कहीं पर 50% तक, हरियाणा में तो 50% तक महिलाओं को आरक्षण है, 50% सरपंच, और निकाय के अंदर भी 50%। अभी भी कई स्टेट्स के अंदर 33% तक है, लेकिन हरियाणा के अंदर 50% हो गया। और अभी आपके लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि केंद्र ने भी, जो नया हमारा पार्लियामेंट बना, उस बिल्डिंग के अंदर
पहला बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मतलब कि आज के बाद जब ये अधिनियम अब लागू हो चुका है, नई डिलिमिटेशन के बाद महिलाएं विधानसभा के अंदर, हर स्टेट के अंदर और हर लोकसभा के अंदर 33% तक उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना ही है। तय मिनिमम 33%, मिनिमम। आप उसको 50 तक ले जाएं, आप उसको 60 तक ले जाएं, वो आपकी हिम्मत है। कई मेरी बहनें सरपंच और पार्षद यहां पर बैठी हैं, वो सोचेंगी कि ऐसा संभव कैसे होगा कि हम तो पंचायत का चुनाव ही, छोटा सा चुनाव, बड़ा मुश्किल से हमने फाइट किया, जीते। तो उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने हूं। मैंने पार्षद का चुनाव 1995 में पहले लड़ा था, उसके बाद मैंने विधानसभा लड़ी और अब देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, लोकसभा के अंदर मैं अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूं। तो असंभव कुछ भी नहीं है। और मैं मानता हूं कि जितनी संवेदनशील, जितनी काइंडनेस, जितनी सभ्यता, जितना डिसिप्लिन, जितनी हार्ड वर्किंग, जितनी अच्छी सोच, जितनी ममता सोसाइटी के प्रति, जितनी सेवा भावना, जितना निस्वार्थ हमारी महिलाओं के अंदर, हमारी बहनों के अंदर है, कंपैरेटिवली उतना हमारे भाइयों में नहीं रहता। इसलिए मैं आपको दिल की गहराइयों से आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने में, इस वर्कशॉप होने में आपको बधाई देता हूं और आह्वान करता हूं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। और जो महिलाओं को सशक्त करने के कानून मोदी सरकार के अंदर आपके सामने है, उसका लाभ हमें नीचे तक, अपनी और बहनों तक पहुंचाना पड़ेगा। चाहे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट हो, चाहे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट हो, हिंदू मैरिज एक्ट हो, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स और डाइवोर्स एक्ट हो। महिला आयोग हमारे सामने बैठा है, आप उनसे अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। डोरी प्रोविजन एक्ट हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट है। इन सब की जानकारी लेना और एक जनप्रतिनिधि के नाते अपने समाज की, मैं अपने समाज को आज कहूंगा कि जो हमारी बहनों का समाज है, उस इक्वेलिटी के लिए, हमें उनके राइट के लिए हमें फाइट करना चाहिए। वो हम तभी कर पाएंगे जब हम इसको जानेंगे और सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। पॉलिटिकली तो आपने चुनाव लड़ लिया, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सोशली भी समाज के काम के अंदर कमजोर की मदद करना, बेसहारा की मदद करना, आप दो परिवारों को पालते हो, वहां करते हुए तीसरी बात मैं जो कह रहा हूं, इकोनॉमिकली आप कल्पना करके देखें। मेरी कुछ बहनें बहुत एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, जिस पृष्ठभूमि से आई हैं, आप देखिए अगर घर में बेटी कमाने वाली है, और कई बेटियां तो अपने हस्बैंड से ज्यादा कमाती हैं, कई बहनें अपने हस्बैंड से ज्यादा कमाती हैं, जिस घर में नारी ज्यादा पैसा कमा रही होती है, टर्म्स भी वही डिक्टेट करती है, फैमिली के डिसीजंस भी वही लेती है। इसलिए पॉलिटिकली और सोशली आप स्ट्रांग बन रहे हैं, इकोनॉमिकली भी आपको स्ट्रांग बनना है, तभी आपके फैसले मजबूती से रखे जाएंगे। क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे, अगर मैं ये नहीं कहता, मैं आप ये मत कहना भाई हमारा घर में झगड़ा करवा दिया कि हमने फैसला लेना है। आप अपने विवेक से फैसला लें, आप अपनी बुद्धि से फैसला लें। फैसला गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, लेकिन गलत फैसले से डरना नहीं है। अगर एक बार गलत फैसला होगा तो अगली बार आप उसको अच्छे से फैसला करेंगे, लेकिन उसके लिए चीज को अच्छे से समझ के, और कभी इंटरेक्शन से पीछे नहीं हटना, बातचीत करने से कभी पीछे नहीं हटना। अभी आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां बातचीत कर रहे हैं, मैं तो मैडम रेखा जी से और सीमा कोल जी से कहूंगा कि एक सत्र 2 वे भी होना चाहिए, कि इनको काम करते हुए जो दिक्कतें आ रही हैं, हर एक का अलग फील्ड है, इनके अनुभव भी हमें शेयर करने चाहिए और उनका सोल्यूशन उनकी परिस्थितियों के हिसाब से होना चाहिए। जनरल हम पूरे देश में एक जैसी परिस्थितियां नहीं है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं
तो वहां वुमेन लेड इकोनॉमी है। वहां पर आप समझते हैं कि वहां महिलाओं के हाथ में पैसा है, सारे रिसोर्सेज महिलाओं के हाथ में है। किसी जगह पर ऐसा नहीं। आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो परिवार में जो बड़ा है उनका, इनके ससुर हो सकते हैं, इनके पति हो सकते हैं, इनके भाई हो सकते हैं, जिनके हाथ में ताकत रहती है। हर जगह की स्थिति अलग अलग है। तो इनकी स्थितियों के हिसाब से अगर आप इनको गाइड करेंगे मजबूती से, ये अपने जैसी और बहनों को तैयार करेंगे। और ये अवेयरनेस कैंपेन, ये जागरूकता अभियान चलाने से ही मैं समझता हूं कि समाज में बदलाव आएगा। जितने कानून मैंने पढ़े वो कानून हमें ताकत देते हैं, लेकिन उन कानूनों को उपयोग करना, उसको धरातल पर उतारना, उसके लिए अवेयरनेस के और इस तरह की वर्कशॉप आपने ये शुरुआत करी है। और इसको अगर आप ग्राउंड पर लेके जाएंगे, क्योंकि पूरा देश यहां समा नहीं सकता, आप इसको ब्लॉक लेवल पर, आप इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, आप इसको विधानसभा लेवल पर, नीचे ऐसे वॉलंटियर तैयार करके नीचे तक अगर आप लेके जाएंगे तो मैं समझता हूं कि हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। एक संकल्प हमें लेना पड़ेगा, एक सोच हमें बनानी पड़ेगी। कोई भी फील्ड हो, चाहे सेना का फील्ड हो, चाहे बिजनेस का हो, बहुत बड़ी कंपनीज की सीईओज ऐसी हैं कि जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, और उन्होंने पूरी देश दुनिया में नाम कमाया। ऐसे सैकड़ों नाम है। और मैं एक बात कहूंगा, वीरांगना भी अगर देखेंगे, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जब योद्धा बनी, उनसे पहले उनके पति तो थे ही, वो कितना संघर्ष कर पाए, और रानी लक्ष्मीबाई ने कितना जबरदस्त संघर्ष करके दिखाया, कितना एक पूरी फोर्स को इकट्ठा करके। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि महिलाएं और बहनें जब भी शासन में आएंगी वो कुछ अच्छा ही करेंगी, पूरी ताकत के साथ करेंगी। इसके लिए मैं सबसे, जो यहां पर आए हैं, पूरे 21 प्रांतों की मेरी बहनें बैठी हैं, लगभग 450 रिप्रेजेंटेशन आप पूरे देश का कर रही हैं। तो एक संकल्प आप सबको मेरे कहने पर लेना पड़ेगा कि आज इस हाल से बाहर निकलने के बाद जब हम अपने क्षेत्र में जाएंगे तो अपने फील्ड के अंदर जिस भी गांव में हम सरपंच हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक नया इतिहास, नई सोच, नई ताकत के साथ रचेंगे। तभी हमें लगेगा कि ये जो वर्कशॉप करना है वो सार्थक हुआ। एक भारत माता की जय के संकल्प के साथ कि हम 100% अपने को अपडेट रखेंगे। कहते हैं कि एक्सीलेंस हैज नो लिमिट, कि उत्कृष्ट कोई लिमिट नहीं है एक्सीलेंस की। आप जितना भी सीखेंगे उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको आज से ही सीखना शुरू करना है, ये आपकी शुरुआत है। ये संकल्प लेंगे और अपने विवेक से, ईमानदारी से और सेल्फलेसली, निस्वार्थ हम जो भी निर्णय करेंगे हमारे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं रहेगा, ना रिलेशन का। इस तरह का संकल्प जो मेरी बहन ले, वो दोनों हाथ मुट्ठी बांधकर ताकत से भारत माता की जय का संकल्प ले। कुछ एक बहनें हो सकती हैं जो कहें जी अकेले हम तो फैसला नहीं ले पाएंगे, हम इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, थोड़ा 50-50 हैं, तो वो बहन केवल एक हाथ उठाए। जो 100% है वो 2 हाथ उठाए। 100% हम संकल्प लेते हैं। मैं कोई कसम नहीं खिलवा रहा, सिर्फ संकल्प शक्ति आपकी जगा रहा हूं कि 100% हम अपने विवेक से, ईमानदारी और अभी जब नारा लगवाऊंगा तब पूरी बात सुन लें। जो 100% है वो दोनों हाथ मुट्ठी बांध के पूरी ताकत के साथ। हालांकि यहां हाल में नारे लगाने की इजाजत नहीं है, लेकिन अभी नई पार्लियामेंट में नहीं है, यहां हम लगा सकते हैं। तो जो 50% है, नहीं मुझे तो अपने हस्बैंड से पूछ के करना है, तो वो एक हाथ उठाएं। जो कहें मैंने तो कोई फैसला लेना ही नहीं, दूसरे लेंगे, तो वो कोई हाथ ना उठाएं, लेकिन भारत माता की जय जरूर बोलें। 100% दोनों हाथ, 50-50 वाले एक हाथ, और जो कहें हमने फैसला लेना ही नहीं है वो एक हाथ। सभी कर सकते हैं, जो अधिकारी बैठे हैं वो भी इसको संकल्प को दोहरा सकते हैं। भारत माता की। भाई आज तो बगावत होगी, सारे ही 100% वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया आपने। भारत माँ के नारे तो हम सब ने लगाए, लेकिन भारत माँ भी तो एक नारी है। तो आप खुद सोच लीजिए, हम सबके अंदर वही भारत है, वही इमोशंस हैं, वही फीलिंग है, क्योंकि एक नारी ही समझ सकती है इस पूरी दुनिया को। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
क्या सशक्त करोगे उसे, गौर फरमाइएगा, ये आप ही के लिए है। क्या सशक्त करोगे उसे जो शक्ति का स्वरूप है, क्या सशक्त करोगे उसे जो शक्ति का स्वरूप है, जिसके होने से ममता की छांव है, जो स्नेह की धूप है और बदल जाती है घर की रौनक जब पड़ते उसके पांव हैं। लेकिन कोई खास नहीं है सशक्तिकरण की विधि। आपको यह समझना होगा कि कोई खास नहीं है सशक्तिकरण की विधि, बस खुद के जज्बे और हौसले को पहचान लीजिए, क्योंकि देश को चाहिए आप जैसी जनप्रतिनिधि, आप जैसी जनप्रतिनिधि। अब मैं अनुरोध करूंगी पंचायती राज राज्य मंत्री माननीय कपिल मोरेश्वर पाटिल जी से कि वे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पर अपना वक्तव्य रखें एवं हम सभी का मार्गदर्शन करें। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित ICPS के श्री नीरज सेमवाल जी, श्रीमती सीमा सिंह जी, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा जी, उनके सारे पदाधिकारी, हमारी पंचायत राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्री ममता वर्मा जी, अभी हमें जो मार्गदर्शन करके गए डॉक्टर मेरे लोकसभा में साथी सत्यपाल सिंह जी, संजय भाटिया जी, सभी अधिकारीगण उपस्थित। हमारे यहाँ पहले बोला जाता है भाई और बहनों, लेकिन अभी बोलना पड़ेगा बहनों और भाइयों। सबसे पहले तो ICPS और NCW, इन दोनों संस्थाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये आपने ये प्रोग्राम यहाँ पे किया और आप सभी बैठे हुए मेरी बहनें हैं, उनके प्रति थोड़ी जलन भी महसूस मैं कर रहा हूं। आप सोचते होंगे क्यों? कि आप जहां पे बैठे हो इसका महत्व सत्यपाल सिंह जी ने कहा। ये सेंट्रल हॉल है, यहां पे हमें आके बैठने के लिए MP बनना पड़ा। और आप सौभाग्यशाली है कि आप सरपंच होने के बावजूद यहां पे आके बैठी हो। यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। इन दोनों संस्थाओं को धन्यवाद तो देता हूं, लेकिन हमारे स्पीकर साहब जो आने वाले हैं आपको मार्गदर्शन करने के लिए, उनको भी धन्यवाद देता हूं। आप अगर यहाँ पे है तो उनके वजह से यहाँ पे आप हो। और मैं भी देख रहा था, नाम भी समझ रहा था, उन्होंने मार्गदर्शन करने के लिए और इनॉग्रेशन के लिए बुलाया कि उसको स्पीकर साहब को। हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कृति में किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करते समय ओम से शुरुआत होती है। और आपने साक्षात ओम जी को बुलाया। फिर गणपति का पूजन होता है। तो मेरा नाम कपिल है, ये गणपति का नाम है। और कानून की बात करने के लिए
जो सत्य कानून है वो बताने के लिए आपने बुलाया सत्यपाल सिंह जी को, और राजमहल में बैठे बैठे जिन्होंने महाभारत की कहानी धृतराष्ट्र जी को सुनाया, वो संजय जी को भी आपने यहां पे बुलाया। सत्यपाल जी यहां कह रहे थे, मुझे बताया गया कि पंचायत से पार्लियामेंट तक ये सब्जेक्ट मेरे को दिया है। तो सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूं। मैं 1988 में सरपंच बना, फिर 97 में तालुका पंचायत का प्रधान बना, 2002 में जिला पंचायत का मेंबर बना, 2005 में जिला पंचायत का वाइस प्रेसिडेंट बना, 2009 में जिला पंचायत का अध्यक्ष बना, और वहां से पार्लियामेंट में आया। मुझे कई चेहरे दिख रहे हैं यहां पे। आप पुराने पार्लियामेंट में तो नहीं आ पाओगे, लेकिन आप में से कई मेरी बहनें हैं और निश्चित तौर पर नई पार्लियामेंट में आने वाले कई दिनों में हमें नजर आएगी। लेकिन कब? सत्यपाल सिंह जी ने कहा यहां पर कि सरपंच के पति जाके काम करते हैं, और मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देके कहता हूं। एक पोपट बेचने वाला पोपट बेच रहा था, वहां पे एक आदमी पोपट खरीदने गया। उसने पूछा, एक पिंजरे में एक पोपट था, इसकी क्या कीमत है? पोपट वाले ने कहा इसकी 500 रुपया कीमत है। अरे इतना महंगा, 500 रुपया क्यों? तो उन्होंने कहा कि इसको वर्ड एक्सेल आता है, पावर पॉइंट भी आता है, इसलिए इसकी कीमत 500 है। उसके बगल में दूसरा पिंजरा था, बोला इसकी कीमत क्या है? तो कहा इसकी 1000 रुपया है। तो दोनों दिखने में एक जैसे, फिर इसकी 1000 रुपया क्यों है? तो उन्होंने कहा इसको वर्ड एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है और प्रोग्रामिंग भी आता है, इसलिए इसकी कीमत 1000 है। तीसरा पिंजरा था, इसमें एक पोपट सोया हुआ था। उन्होंने पूछा इसकी कीमत क्या है? तो कहा कि इसकी कीमत 5000 रुपया है। और ये तो सोया हुआ है, इसको क्या आता है? इसकी इतनी कीमत क्यों? पोपट वाले ने कहा इसको क्या आता है ये मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ये दोनों पोपट है, इसको साफ साफ बोलते रहते हैं। अभी मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप सरपंच के तौर पर काम करोगी तो साफ तो आप ही को बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको सब आता है। आपके पति को साफ बोलेंगे घर पे सोए हुए तो आप पार्लियामेंट में नहीं आओगे। निश्चित तौर पर हम अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में जो सरकार देख रहे हैं, इसमें आज तक देश को आजादी मिली तब से लेकर आज तक 11 हमारी बहनें कभी भी मंत्री नहीं बनी थी, ये पहली बार बनी है। तो महिलाओं को आगे करने का काम मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ये निश्चित तौर पर करती है। तो आपको आने वाले दिनों में, मैं पंचायत राज मंत्रालय से संबंधित हूँ, इसलिए मुझे गर्व महसूस होता है जब हमारी महिला सरपंच, हमारी बहनें सरपंच अच्छा काम करती है तो बड़ा गर्व महसूस होता है। हमारे पंचायत राज दिन जब होता है तो हम लोग पुरस्कार भी देते हैं। पुरस्कार भी हम लोगों ने अभी हमारे जो सतत विकास लक्ष्य है 9, उसके ऊपर ही, उसके आधारित
हम लोग पुरस्कार देने का काम अभी कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि जो पुरस्कार दिए गए उसमें से 18 पुरस्कार हमारे बहने सरपंच है उनको मिले और 33 में से 18। इसका मतलब हमारे बहनों ने किस तरह से काम किया है ये हमें मालूम होता है। लेकिन मैं उससे ऊपर जाके हमेशा बात करता हूं। कल्पना चावला जी का यहाँ पे नाम निकला। मैं हमेशा कहता हूं हमारे महिलाओं में कितनी ताकत होती है। महाराष्ट्र से जो आई है छत्रपति शिवाजी महाराज, किसी ने पढ़ा है? सबने पढ़ा है। मैं हमेशा कहता हूं मंथरा भी महिला थी, जिजाऊ भी महिला थी। मंथरा के वजह से रामायण हुआ, जिजाऊ के वजह से शिवाजी महाराज ही नहीं महाराष्ट्र को निर्माण करने का काम हुआ। हमारे महाराष्ट्र में कहा जाता है शिवाजी महाराज के लिए कि आप फिर से जन्म लीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को फिर से जन्म लेना है तो पहले जीजा माता को जन्म लेना पड़ेगा। जब तक जीजा माता जन्म नहीं लेगी तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज दोबारा जन्म नहीं ले पाएंगे। ये महत्व हमारे बहनों का है। तो जीजा माता नहीं होती तो छत्रपति शिवाजी महाराज इतना बड़ा कारनामा नहीं कर पाते। तो महिलाओं का इंपॉर्टेंस क्या है ये इसके ऊपर से हमें पता चलता है। इसलिए पंचायत से पार्लियामेंट तक आना है तो आप लोगों में जो क्षमता है उस क्षमता को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। किसी से खुद को कम आंकने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि कुल्हाड़ी जो होती है वो कितनी भी धारदार रहेगी तो उससे कभी कोई शेविंग नहीं कर सकता, और ब्लेड कितना भी धारदार रहेगा तो उससे पेड़ काटा नहीं जा सकता। हर एक चीज का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए अपनी तुलना किसी से करके अपने आप का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। हमारी बहनें तो सक्षम है। अगर बहनें सक्षम नहीं होती तो मैं आपको बता रहा हूं कौन सा आरक्षण था। इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी, आरक्षण था। कल्पना चावला जी कहाँ गई? अंतरिक्ष में गई, आरक्षण से गई। सुनीता विलियम आरक्षण से गई। बिना आरक्षण के हमारे महिलाओं ने ये काम करके दिखाया, कारनामा करके दिखाया। और अभी हमारी प्रेजेंट राष्ट्रपति जो है आरक्षण में है क्या? हमारी एक बहन, हमारी माता जो राष्ट्रपति पद के ऊपर बैठ के इस देश का प्रतिनिधित्व कर रही प्रथम नागरिक बनी हुई है, वो बिना आरक्षण के बनी हुई है। मैंने पार्लियामेंट में अभी राज्यसभा में जवाब दिया था एक सवाल का। तो मुझे पूछा गया था कि महिलाओं को सक्षम करने के लिए आपका मंत्रालय क्या कर रहा है। तो जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तो आप इससे पहले कभी दिल्ली में आई थी? मैं कई राज्यों में जाता हूं, मुझे हमारी बहनें मिलती है, बोलती जब से मोदी जी आए हैं तो पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से हो, केंद्र सरकार के और किसी मंत्रालय के माध्यम से हो, हमारे महिला और पुरुष साथी सभी को, सरपंच हो और किसी क्षेत्र में काम करने वाले हो, उनको दिल्ली में कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है। हमारे मंत्रालय के माध्यम से हमने आइकॉनिक वीक यहाँ पे सेलिब्रेशन किया था, सबको बुलाया था। उनके अधिकार क्या है, किस तरह से काम करना चाहिए, उन्होंने क्या अच्छा किया है ताकि दूसरे लोग करें, दूसरे ने क्या अच्छा किया है तो ये लोग करें। वो विचारों का आदान प्रदान वहां पे हुआ था। और मैं हमेशा कहता हूं कि आदमी के पास पैसा कितना है उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं उसका एग्जाम्पल भी देते रहता हूं। अगर मेरे पास 1 रुपया है और आपके पास भी 1 रुपया है, आपने मेरे से 1 रुपया मांगा, मैंने आपको दिया, तो आपके पास 2 रुपया हो जाएगा।
लेकिन मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ये विचारों का ऐसा नहीं है। आपके पास एक विचार है, मेरे पास विचार है। आपने मेरे से विचार मांगा, आपके पास जो विचार है आपसे मैंने मांगा, आपने मुझे दिया, मैंने आपको दिया, तो दोनों के पास दो दो विचार हो जाएगा। तो विचारों का महत्व हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसलिए हमारे मंत्रालय के माध्यम से जब हम लोग कॉन्फ्रेंस रखते हैं तो मैंने पार्लियामेंट में कहा था, डायस पे पार्लियामेंट के, कि हमारे बहनें इतनी सक्षम हो गई है कि मैं जब सरपंच था तो मुझे गांव के स्कूल में भाषण देने में डर लगता था, लेकिन अभी हमारे बहनें विज्ञान भवन में आके डायस पे खड़े रह के अपने गांव में उन्होंने क्या काम किया है ये बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं। इसलिए मैं इसके लिए भी हमेशा कहता हूं कि गिरते बारिश में जब हम लोग छाता हाथ में लेके खड़े होते हैं तो हम बारिश को रोक नहीं पाते, लेकिन वो छाते के वजह से हमारे बारिश में खड़ा रहने का हमें आत्मविश्वास बढ़ता है। तो यही जो ट्रेनिंग आपको मिलती है, जब मार्गदर्शन मिलता है, मार्गदर्शन के माध्यम से हमें आत्मविश्वास मिलता है। और आत्मविश्वास सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन आत्मविश्वास संघर्ष करने की प्रेरणा हमेशा हमें देता है। इसलिए हमें आत्मविश्वास कुछ सीखने से ही आता है, और जब हम लोग सीखेंगे तो ही हम आत्मविश्वास से काम कर पाएंगे। आपको लगता होगा कि आप महिला सरपंच बनेगी तो गांव में चर्चा होती रहती है कि अभी महिला बन गई क्या करेगी, महिला बन गई क्या करेगी। लेकिन हमारी महिला इतनी सक्षम हो गई। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ मेरे यहाँ का। मैं जिस जिले से आता हूँ उस जिले में जिला परिषद में महिला बाल कल्याण सभापति एक होती है महिला, तो एक प्रोग्राम रखा था आशा वर्कर का, उन्होंने उनका पुरस्कार उनको देना था, कोरोना में अच्छा काम किया था। तो पुरस्कार देते देते उसने मुझे कहा, वो मुझे दादा बुलाती है, बोले दादा ये मेरा आरक्षण अभी महिला का है, तो अभी अगले चुनाव में मेरा आरक्षण यही रहेगा क्या। मतलब वो इतना काम सीख गई कि उसको दोबारा आने का उधर मौका, उसको जबरदस्ती हम लोगों ने जिला पंचायत के चुनाव में खड़ा किया था। लेकिन 5 साल में मेरी बहन इतनी सक्षम हो गई कि उसको लगने लगा कि मुझे और सेवा करनी है मेरे जिले की। ये कॉन्फिडेंस हमारे बहनों में जो आता है, वो कॉन्फिडेंस कोई क्या बोलता है ये सुनने का काम करने का ही नहीं, हमको बस काम करते रहो। मैं इसका भी एक एग्जांपल हमेशा देते रहता हूँ। एक ऊंची चढ़ान चढ़ने का, पहाड़ी ऊंची होती है, वो चढ़ने की कंपटीशन एक गांव में लगती है, तो सारे लोगों को वहाँ इकट्ठा किया होता है। जो पार्टिसिपेशन करने के लिए आते हैं उनको जैसे स्पर्धा शुरू होती है चढ़ना शुरू कर देते हैं। एकदम सीधी चढ़न होने के कारण, पहाड़ी सीधी थी इसलिए चढ़ नहीं पा रहे थे। जो कोशिश करते थे गिर रहे थे, कोशिश करते गिर रहे थे। आखिर में 2 उसमें कंपटीशन वाले बचे। पीछे से लोग चिल्ला रहे, मत चढ़ो गिर जाओगे लग जाएगा, मत चढ़ो गिर जाओगे लग जाएगा। एक ने तो छोड़ दिया प्रयास, एक था उसमें बचा हुआ, जो हमारी बहन थी, ऐसे समझ लो आपके जैसी। उसको बार बार पीछे से लोग चिल्ला के बोल रहे हैं मत चढ़ो गिर जाओगी, मत चढ़ो गिर जाओगी। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। आखिर में उसने प्रयास करके ऊपर चढ़ गई पहाड़ी पे, और उसने स्पर्धा, वो जो कंपटीशन थी वो जीत ली। जब उसको पुरस्कार देने की बारी आई तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि तुमको हम इतना चिल्ला के बोल रहे थे मत चढ़ो मत चढ़ो मत चढ़ो, तो सुन ही नहीं रही थी कि लग जाएगी। तो उसके साथ एक और बहन आई थी, वो बोलती उसको क्या कह रहे हो, मुझसे पूछो। बोला क्यों, तो उसको सुनाई नहीं देता है। अगर वो सुनती तो चढ़ पाती क्या, क्योंकि लोग उसको डिमोरल करके पीछे खींच लेते। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि दौलत तो विरासत में मिलती है, अपनी पहचान अगर बनानी है तो अपने दम पे बनानी पड़ती है। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो बहनें हैं आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर अपने दम पर
अपनी पहचान नहीं, भारत की पहचान बनाने के लिए अपना योगदान निश्चित तौर पर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कितना टाइम है मेरे पास? है? नहीं है, वो तो कोई बोल ही नहीं रहे। हमारे महिलाओं के लिए कई योजनाएं, मुझे रेखा जी ने कहा कि योजना के बारे में बताइए। मैं ज़्यादा करके रेखा जी योजना के बारे में बताता नहीं, ये मोटिवेशन ही बहुत बड़ा काम करता है, तो सारी योजना हमारी महिला बराबर वो पार कर देती है। जैसे अभी अभी मैं ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए गया था। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है आपको पता है? ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये किसी ने कहावत बनाई है, हमें प्यास लगी तो हम कुएं के पास जाते हैं, लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री है देश के, इन्होंने कुएं को ही प्यासे के पास भेजा है। क्योंकि जो लाभ ले नहीं पाए, हमारी इतनी योजनाएं है जो लाभ नहीं ले पाए, उनके गांव में विकसित यात्रा को भेज के उसको लाभ देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। इसलिए ये योजना के माध्यम से हमारी बहनें, उज्ज्वला योजना हो, स्वनिधि योजना हो, मुद्रा योजना हो, कई अच्छे काम किए हैं। मैं एक गांव में, एक शहर में गया था, तो मुद्रा योजना का एक लोन हमारे बहन ने लिया। उसने उसका अनुभव शेयर किया। उसने कहा कि मैंने पहले 50,000 रुपये का लोन लिया, मेरा पार्लर शुरू कर दिया, 50,000 का लोन टाइम पे मैंने चुकता कर दिया। फिर बैंक ने मुझे 1 लाख का लोन दिया, वो भी टाइम पे मैंने चुकता कर दिया। फिर 5 लाख का लोन दिया। 5 लाख का लोन लेने के बाद, वो भी लोन पूरा करने के बाद मुझे बैंक से फ़ोन आने लगा, ये आपको अभी 10 लाख रुपया लोन मिल सकता है, आप 10 लाख लोन के लिए पात्र हुई हो, आपको अगर लेना है तो बताइए। तो हमारी जो बहन थी उसने बैंक वालों को ऐसा जवाब दिया, उसने कहा कि देखो भैया, अभी मुझे लोन नहीं लेना है, मुझे ये मुद्रा लोन की वजह से मोदी जी ने इतना सक्षम किया है कि मैं और 5 लोगों को लोन दे सकती हूँ। इतना सक्षम मुझे ये मुद्रा लोन के कारण होने का मुझे मौका मिला है। ये सारी जो स्कीमें हैं, ये स्कीम के माध्यम से हम इस तरह से उसका उपयोग करके हमारे और बहनों को रोजगार देने का काम निश्चित तौर पर कर सकते हैं। हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना भी हो तो उससे लखपति दीदी बनाने के लिए हमारे दादा के साथ दीदी का भी नाम जोड़ने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मंत्री जी के माध्यम से हुआ है। हर घर जल, हर घर नल, हमारे बहनों को पानी ले जाने के लिए कुएं पे जाना नहीं पड़े, इसलिए पूरे देश में यह अभियान चला है। हर घर में नल से जल देने का काम, अभी लगभग 70 करोड़ घरों में नल से जल देने का काम हमारे देश में पूरा हुआ है। और NRLM के माध्यम से लगभग 9 करोड़ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमारी बहनें हैं उनको रोजगार देने का काम NRLM के माध्यम से, ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से हुआ है। तो हमारे महिलाओं को राजनीतिक तौर पर सक्षम करके देश की तरक्की नहीं होगी, तो उनको आर्थिक तौर पर भी सक्षम करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारी बहनें कहेगी कि भैया देखो, अभी हमें आरक्षण से कुछ नहीं चाहिए, अभी तो हमारा हक बनता है, हम तो खुद को इतना पात्र कर चुके हैं कि अभी हमें आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप ये तय नहीं कर सकते कि आपके सामने कैसी परिस्थिति आने वाली है, लेकिन आप ये तय जरूर कर सकते हैं कि आने वाले परिस्थिति को कैसे निपटाना है। इतना सक्षम हमारी अगर बहनें बनी तो निश्चित तौर पर आज का जो प्रोग्राम इन दोनों संस्थाओं ने रखा है, ये प्रोग्राम को सफलता निश्चित मिलेगी। पहला प्रयास आपका है, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा प्रयास है हमारे बहनों को आगे बढ़ाने का। इन आपके प्रोग्राम के वजह से या आपके इस प्रशिक्षण के वजह से ये हमारी
बहनें यहाँ से जाने के बाद निश्चित तौर पर ये हमारे क्षेत्र में जाएगी तो क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ खड़ी रह के ये बोल पाएगी कि अभी हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं, हम सारा कुछ सीख के आए हैं। और दिल्ली रिटर्न, अभी हमारे सारी बहनें दिल्ली रिटर्न हो जाएंगी तो और आत्मविश्वास इनमें आएगा और इज्जत भी आपकी बढ़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास जितनी जानकारी होगी तो जानकारी से ही आत्मविश्वास बढ़ता है और वो आत्मविश्वास से आप लोग कुछ भी काम कर सकते हो। काम करने के लिए खाली पैसा होना जरूरी नहीं होता है। मेरा एग्जांपल आपको दूंगा कि मैं जब सरपंच बना तो मेरे ग्राम पंचायत का बजट 6,000 रुपया था और मेरे गांव में घुटने इतना कीचड़ होता था। तो मैंने पहले ही 15 अगस्त में कह दिया था कि अगले 15 अगस्त में तुम्हारे पैर में कीचड़ नहीं लगेगा। अभी नहीं लगेगा बोल तो दिया, करने का कैसा, तो 4-5 जगह से पैसा इकट्ठा करके उस वक्त 88 में 1,12,000 रुपया जमा करके मैंने गांव का काम रोड डांबर के बना दिए थे। तब लोगों को लगा कि इसमें कुछ दम है। पैसा नहीं होने के बावजूद भी काम किया। पैसा रहेगा तो हर कोई काम कर सकता है, लेकिन नहीं रहने के बावजूद भी हम लोग काम करेंगे तो पंचायत से पार्लियामेंट तक आने में आपको कोई रोक नहीं सकता। आप एक कदम आगे बढ़ाने का काम करो। सारी गांव की जनता आपके पीछे खड़ी रह के आपके गांव का विकास करने के लिए, आपको निश्चित तौर पर आपके क्षेत्र का विकास करने के लिए एक दिन पार्लियामेंट में भेजेगी। ये विश्वास और ये शुभकामनाएं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।